सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं PT 365 अपडेटेड मटेरियल। हमने एनवायरनमेंट पे बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए थे और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमने 4.3.11 पे स्टॉप करा था लास्ट लेक्चर पे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो जो पहली न्यूज़ आ रही है वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ UPSC प्रीलिम्स। रिसेंटली 20th एडिशन हुआ था एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है तेरी। ये एक फ्लैगशिप इवेंट था जो कि बताता है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि ऑनलाइन हुआ था। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो समिट है उसमें ये एक एडिशन निकला था। न्यूज़ में क्या है, ये इसका थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। थीम है कि रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये इसका थीम था। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके की पार्टनर्स थे। ये समिट बड़ी सारी चीज़ों को जोड़ता है, जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर्स, एकेडेमियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ, सिविल सोसाइटी जो कि लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तेहरी की, जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपर्टीज होल्ड करती है रिसर्च, पॉलिसी, कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टैब्लिश हुई थी ओरिजिनली टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1974 में। इसका मिशन ये है कि ये ट्रांजिशन लाती है सस्टेनेबल फ्यूचर को थ्रू कंजर्वेशन और एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बड़े सारे इनोवेटिव वेज होते हैं और मिनिमाइज करती है और इसके अलावा रीयूज़ करती है वेस्ट को। इसके ब्रॉड सेक्टर्स जो है फोकस करते हैं। पहला है प्रमोट करता है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड है इंक्रीज एक्सेस देता है अपटेक ऑफ सस्टेनेबल इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस, थर्ड पॉइंट है रिड्यूस करता है नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे। हेडक्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछा जा सकता है बिल्कुल प्रीलिम्स में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो आसान है इसका हेडक्वार्टर्स याद करना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग, CEA। तो यहाँ पे इंडिया ने इम्प्लीमेंट करा है न्यू नेशनल स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क SEEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ये मेजर करता है सर्विसेज को जो नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोवाइड करती है, कॉम्बैट करता है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे एक टर्म है इकोसिस्टम अकाउंटिंग, इसको थोड़ा समझ लेते हैं है क्या ये कोहेरेंट फ्रेमवर्क है जो इंटीग्रेट करता है मेजर ऑफ इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ सर्विसेज होती है यहाँ से, और ये मेजर ऑफ इकोनॉमिक और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से करती है चीज़ों को। इस इकोसिस्टम अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करा जाता है सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग अप्रोच रिकग्नाइज करती है इंडिविजुअल रिसोर्स का फंक्शन और ये कंबाइन करता है ब्रॉडर सिस्टम्स के साथ, और जो स्पार्शियल एरिया है वो भी इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक अकाउंटिंग जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करता है बायोफिजिकल डेटा
मेजर करता है इकोसिस्टम सर्विसेज, ट्रैक करता है चेंजेस जो इकोसिस्टम एसेट्स होते हैं जो, और ये लिंक करता है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक या अदर ह्यूमन एक्टिविटी के साथ भी। ये अडॉप्ट हुआ था एज अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। रिसेंटली हुआ है इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा है ये। इसके 5 कोर अकाउंट्स हैं। पहला इकोसिस्टम एक्सटेंड करता है अकाउंट, जो कि इसका सर्व करता है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इकोसिस्टम अकाउंटिंग का। सेकेंड है ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन, जो कि एक्सटेंड रहता है डिफरेंट इकोसिस्टम टाइप्स पे, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, एग्रीकल्चर एरियाज, मरीन, जो कि कंट्री के अंदर आते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम कंडीशन जो अकाउंट है, इसमें ये ऑर्गेनाइज करता है बायोफिजिकल इंफॉर्मेशन, जो कंडीशन पे रहता है डिफरेंट इकोसिस्टम टाइप्स। ऑर्गेनाइज करता है डेटा सिलेक्टेड इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड करता है वनरेबल इंफॉर्मेशन हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इकोसिस्टम सर्विस फ्लो अकाउंट। फिजिकल और मॉनिटरी होती है, इसमें मॉनिटरी होती है। ये रिकॉर्ड करता है सप्लाई इकोसिस्टम सर्विसेज का, इकोसिस्टम एसेट का, और फिर यूज़ करता है सर्विसेज जैसे इको यूनिट्स या हाउस होल्ड यूनिट्स को, जो गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरी इकोसिस्टम एसेट अकाउंट्स। ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन स्टॉक्स पे, और जो स्टॉक्स पे चेंजेस आते हैं उसको ये करता है। इसमें अकाउंटिंग आती है इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और एनहांसमेंट की आती है। लास्ट है थीमेटिक अकाउंट। ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा किसी थीम पे जो स्पेसिफिक पॉलिसी रेलेवेंस पे रहता है। इसके एग्जांपल आते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और अर्बन एरियाज पे। इसके अलावा बात करें नेशनल कैपिटल की, इसकी डेफिनेशन में हम देख रहे हैं बॉक्स में। तो नेशनल कैपिटल जो है डिफाइंड है वर्ल्ड स्टॉक ऑफ नेशनल एसेट, जहाँ पे जियोलॉजी, सॉइल, एयर, वाटर और सारी चीज़ें आती हैं। ये आता है नेशनल कैपिटल से, जो ह्यूमन डिराइव करता है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे इकोसिस्टम सर्विस हो गया, जैसे जिसमें ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल है। क्वांटिफाई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे आपका नेचुरल एसेट का, जो कि हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि वो ट्रैक डाउन करे ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इन्वेस्ट करे प्रोटेक्टिंग और रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। नेचुरल अकाउंटिंग, जो नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, एक टूल है जो मेजर करता है फुल एक्सटेंट कंट्री का नेचुरल एसेट, और ये पर्सपेक्टिव देता है इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को। अकाउंटिंग जो कुछ गुड्स की होती है वो अक्सर हो सकती है फिजिकल या मॉनेटरी टर्म्स में। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इंडिया की CEA फ्रेमवर्क जो है, इंडिया वन ऑफ द 90 कंट्रीज़ में आता है जो सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आता है नया फ्रेमवर्क CE का। इंडिया के बहुत सारे जो ये एफर्ट्स है, ये कौन लीड कर रहा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर आ रहा है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट, जिसका एम ये है कि एडवांस करता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोसिस्टम अकाउंटिंग इंडिया में। एनकेव्स जो है ये मेन स्ट्रीम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग पे देखता है, वैल्यूएशन करता है इकोसिस्टम सर्विसेज का डेटा ड्रिवन डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग पे नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे। एनके प्रोजेक्ट फंड करा जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट होता है UNSD के द्वारा, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सेक्रेटेरिएट फॉर ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। इंडिया में एनकेस प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट करता है वो MOSPI करता है, जिसका क्लोज कोलैबोरेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ की हम बात करने वाले हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। एक एग्रीमेंट इस्टेब्लिश हुआ था आपका, ये फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो लेह में है, लद्दाख में है, साइन हुआ है ये। तो प्रोजेक्ट जो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इस्टेब्लिश होता है, ये एक विलेज है पूगा विलेज ईस्टर्न लद्दाख में। पूगा एक आइडेंटिफाई करा है हॉटस्पॉट जियोथर्मल एनर्जी का, जो कंट्री में बड़ा
पोटेंशियल है कि वो 100 मेगावाट से भी ज़्यादा जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। ये डेवलप किसके द्वारा हुआ था? ONGC एनर्जी के द्वारा हुआ था। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, पावर डिपार्टमेंट ऑफ UT लद्दाख भी है इसके अंडर। थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है अर्थ के क्रस्ट के अंदर। जियो थर्मल पावर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है और इसके हीट सोर्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का ओरिजिन की बात करें तो ये जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जो फॉर्मेशन होता है प्लैनेट का, रेडियो एक्टिव डीके होता है मिनरल्स का, सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करती है सरफेस पे। जियोथर्मल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तरीकों में। पहला है ड्राई स्ट्रीम प्लांट्स। हॉट स्ट्रीम जो उसका पाइप होता है डायरेक्टली वो होता है जियोथर्मल रिजर्वायर से जो जनरेटर में जाता है पावर प्लांट पे। स्ट्रीम स्पिन करती है टर्बाइन को जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फ्लैश स्ट्रीम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे हॉट वाटर लिया जाता है और वेल में जाया जाता है। कुछ वाटर जो है वो स्ट्रीम बना देती है जो टर्बाइन को ड्राइव मतलब टर्बाइन को चालू कर देता है। जहाँ पे जब स्ट्रीम कूल हो जाती है वो कंडेंस हो जाती है, मतलब कंडेंस मतलब वापस पानी बन जाती है और फिर वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है। बाइनरी साइकिल प्लांट्स ये ऑपरेट करते हैं वाटर की रिलेटिविटी लोअर टेम्परेचर पर रहता है। जो प्लांट है ये यूज़ करते हैं हीट हॉट वाटर और बॉयल करते हैं लिक्विड जो बॉयल करता है लोअर टेम्परेचर देन वाटर। जब वो फ्लूइड हीटेड हो जाता है तो वो स्टीम बन जाता है और वो टर्बाइन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में क्या होती है। हमने ये देख लिया जियोथर्मल एनर्जी क्या है और इसके कैसे जनरेशन होती है। ड्राई स्ट्रीम प्लांट्स, फ्लैश स्ट्रीम प्लांट्स और बाइनरी साइकिल प्लांट्स। जियोथर्मल एनर्जी GSI आइडेंटिफाई करता है 350 जियो थर्मल एनर्जी लोकेशन कंट्री में जिसका पोटेंशियल 10,000 मेगावाट GE पावर। यहाँ पे कुछ 7 जियोथर्मल पावर प्रोविजन है इंडिया में, जैसे हिमालय लद्दाख में है, आपका मणिकरण है तपोवन में, सुहाना है हरियाणा में, राजस्थान, वेस्ट कोस्ट महाराष्ट्र, कैम्बे कंबाट, सोन नर्मदा तापी सोनाटा, तप्पानी अनहोनी समूनी, ये गोदावरी मनुगुरु महानदी बाकरेश्वर। यहाँ पे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? स्टेबल रिलायबल है, लो मेंटेनेंस है, इफेक्टिव है और बहुत कम स्पेस चाहिए हार्डवेयर के लिए, लो कार्बन फुटप्रिंट है और रिन्यूएबल है और यूज फुलफिल कर सकता है नीड ऑफ रिमोट लोकेशन। हाउसेस की बात करें ये यहाँ पे मदद कर सकता है, जैसे कोई हाउसेस जो विंटर सीजन में उनका टेम्परेचर हीट कर सकता है और हॉट सीजन में ठंडा कर सकता है। फार्म में यूज़ हो सकता है फार्मर्स ताकि वो हीट करे ग्रीन हाउस को और इसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे सिट्रस ट्रीज होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ विंटर। जियोथर्मल एनर्जी नेसेसरी है फिश फार्म्स के लिए। ट्रॉपिकल फिश या एक्वाटिक फिश को गर्म पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम सूटेबल है उनके लिए। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है प्रीशियस मेटल को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेट सोर्स है, प्रिवेंट करता है साइड वॉक्स रोड फ्रॉम फ्रीजिंग इन विंटर्स में। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है नेदरलैंड, ये ने एक स्टार्ट करा है जियोथर्मल एनर्जी वो यूज़ करते हैं ताकि वो जो बाइक रोड है उसको पिघला सके कोल्ड रीजन में, तो हम भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ठंडी जगहों में। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है जो प्रमोट करता है जियोथर्मल एनर्जी? तो पहला है ड्राफ्ट इंडियन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिलीज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ये गोल्स की बात कर लेते हैं। 1000 मेगावाट थर्मल होगा, 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक होगा। जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी इनिशियल फेज में होगा 2022 में 10,000 मेगावाट थर्मल है, 100 मेगावाट है इलेक्ट जो 2030 में है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें ये हार्नेस करता है 10,000 मेगावाट 10 गीगावाट जियोथर्मल एनर्जी 2030 का है। ये एक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को देखता है जिसमें कंट्रीज जैसे USA, फिलीपींस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आता है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जियोथर्मल एनर्जी में इन्विसाज करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया का एज अ ग्लोबल लीडर। जियोथर्मल पावर प्लांट जो डिप्लॉय करता है जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी उसकी 1000 मेगावाट की होती है अंटिल फेज 2022।
ये जो प्रोसेस है इसका असेस करता है जो पोटेंशियल है जियो थर्मल रिसोर्सेज का कंट्री में, प्रमोट करता है R&D प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोडक्शन और जियो एक्सचेंज पंप्स को। इसके अलावा बात करें यहाँ पे हिमालय की जियो थर्मल प्रोविंस, तो हिमालय में पूगा है, मणिकरण है, दिल्ली और सोहाना है, कैम्बे है जिसमें टूबा है, और बॉम्बे में आपका वेस्ट कोस्ट है, सोनाटा देख सकते हो आप, नर्मदा तापी वाला, तातापानी और जलगांव, गोदावरी है, महानदी है और बाकरेश्वर है, ठीक है, और बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार में। और नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हुई है, एक ऑल इंडिया लेवल पे हुई है एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसका अगर बात करें परसेंटेज में तो 7.2% में रीच करा है फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ एथेनॉल सप्लाई ईयर में 2020 से लेकर 2021। तो ये एस्टिमेट कराया रहा है कि इन स्टेट्स में से आपका गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे 9.5 to 10% की एथेनॉल ब्लेंड हुआ है पेट्रोल के साथ, जो क्लोजर है टारगेट जो हमारा सेट का है 2022 का। पहले नेशनल पॉलिसी बनी थी बायोफ्यूल में 2018 में, जिसने फिक्स करा था टारगेट की अचीव करना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ बाय 2030 और 5% ब्लेंडिंग होगा बायोडीजल में बाय 2030। तो फर्स्ट माइलस्टोन 10% का एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ हमने कवर कर लिया है। पॉलिसी ये अलाउ करता है फीड स्टॉक को अदर देन जो मोलेसिस है कि वो मैन्युफैक्चर करे एथेनॉल। इसमें की जो इंग्रेडिएंट्स है वो है शुगर केन जूस, डैमेज फूड ग्रेन्स, रॉटन पोटैटो, कॉर्न, सरप्लस फूड ग्रेन्स। पॉलिसी कैटेगरीज की बात करें बायोफ्यूल की तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल से। इसके अलावा जनरेशन की बात करें, जनरेशन ऑफ बायो एथेनॉल की तो फर्स्ट जनरेशन बायो एथेनॉल यूज़ करता है फीड स्टॉक जैसे सीरियल्स हो गया, राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम, शुगर केन। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करता है नॉन फूड क्रॉप्स जैसे सेलोसियस बायोफ्यूल, वेस्ट बायोमास। थर्ड जनरेशन की बायोफ्यूल की बात करें तो वो प्रोड्यूस करता है फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एल्गी से, जिसको ऑयल घी बोला जाता है। फोर्थ जनरेशन बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगरकेन्स का जो कंटेंट होता है लिपिड्स का वो साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन करता है आपका बायो एथेनॉल का। बेनिफिट क्या है बायो इसका एथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो यहाँ पे पहला है ये इम्प्रूव करता है कॉम्बस्टन परफॉर्मेंस, लोअर करता है एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का और सल्फर ऑक्साइड का। सेकेंड है इंक्रीज करता है इनकम ऑफ फार्मर्स और ये क्रिएट करता है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट डिस्टिलर्स पे, ठीक है। इंपोर्ट करता है रिडक्शन ऑफ फ्यूल और फोर्थ है गेन करता है शुगर मिल्स, जैसे शुगर केन वही हो जाता है सरप्लस करता है शुगर केन को जो कि कंज्यूम होता है एथेनॉल प्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर बात करें अर्थ आवर की, इंपॉर्टेंट है ये भी। अर्थ आवर 2021 सेलिब्रेट हुआ है 27 मार्च को। इसका थीम क्या है वो है क्लाइमेट से चेंज टू सेव अर्थ। ये ऑर्गेनाइज करा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जिसमें 1 घंटे की लाइट आउट कराई थी 8:30 से लेकर 9:30, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड हेल्ड हुआ था। ये इंकरेज करता है इंडिविजुअल को कि वो अपनी जो लाइट है उसको टर्न ऑफ कर दे और ये सिंबल करता है कि हम कितने कमिटमेंट देते हैं वर्ल्ड को। स्टार्ट हुआ था लाइट आउट इवेंट सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में और फिर ये गाना कर रहा है सपोर्ट 185 कंट्रीज़ में। ऑब्जेक्टिव का ये यूनाइट करता है लोगों को कि वो एनवायरनमेंट के इशू पे ध्यान दे। जो ये इस ईयर की बात करें तो ये भी लिंक करता है, हाईलाइट करता है लिंक डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, जो केसेस जैसे जो आउटब्रेक हो रहे हैं डिजीज़ के वो भी। दिल्ली के हिसाब से दिल्ली ने सेव कराए 334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अर्थ आवर के टाइम पे। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे जो है 2021 का वो 22 अप्रैल को होता है। डेट्स थोड़े अगर बात करें तो डेट्स आई थिंक यूपीपीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह लेते हैं।
और थीम भी इम्पोर्टेंट है कि क्या थीम था यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ से आप ये समझो कि अर्थ डे जो है इंटरनेशनल इवेंट है जो कि अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। ईयर 2021 51st एनिवर्सरी बनाता है इसका। इसका थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। अर्थ डे जो था ये किसने फाउंड करा था? सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन। ये फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 22 अप्रैल 1970 को। ये प्रमोट करता है इकोलॉजी और अवेयरनेस फैलाता है जितने भी ग्रोइंग प्रॉब्लम्स है एयर वाटर सॉइल को हमें बचाना है। यूएन ने डेजिग्नेट करा था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद। WWF की बात करो तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड था स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्व करना है नेचर को, रिड्यूस करना है थ्रेट अर्थ से, डाइवर्सिटी पे जो आता है। अदर इनिशिएटिव क्या है? ट्रैफिक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली ट्रेड पे देखता है, वाइल्ड एनिमल्स पे देखता है, प्लांट्स जो कॉन्टेक्स्ट की बात करें यहाँ पे बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। रिपोर्ट पब्लिश करता है WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इसके बाद आपकी बात करें तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप सभी को पता होगा कि इसकी बात बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। अगर बात करें 22 मार्च तो यहाँ पे 22 अप्रैल है। 22 मार्च आप ऐसे आ सकते हो कि एक महीने बाद आपका अर्थ डे है, उससे एक महीने पहले आपका वाटर डे है, ठीक है। मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री जल शक्ति और चीफ मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कि वो इम्प्लीमेंट करे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। इम्पॉर्टेंट है KBLP रिवर लिंक प्लान जो है हेल्प कर रहा है बुंदेलखंड को कि वो ट्रांसफ़र करे सप्लाई वाटर सरप्लस वाटर जो उनके पास है फ्रॉम केन रिवर टू बेटवा रिवर। स्टेट इन्वॉल्व बहुत सारे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन से है? MP है, बुंदेलखंड रीजन है, और UP है झांसी, बांडा, महोबा, ललितपुर, और MP में छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़। इरिगेशन बेनिफिट बहुत मिलेगा, 6,35,661 जो है आपका हेक्टेयर्स एनुअली होगा यहाँ पे बेनिफिट, जिसमें सबसे ज़्यादा MP का एरिया है 3 लाख के आसपास और UP का 2 लाख के आसपास है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पॉपुलेशन जो है 13 लाख की है, ठीक है। पावर जो जनरेट करा जाएगा 78 मेगावाट का कराया जाएगा और इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा SPW के थ्रू जो NHPC में रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की होगी MP और UP की। यहाँ पे बात करें न्यूज़ में और क्या है, KBLP एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इस प्रोजेक्ट के अंडर वाटर जो केन रिवर है वो ट्रांसफ़र करा जाएगा बेटवा रिवर पे। यहाँ पे जितने भी रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज है रिवर यमुना की। ये इम्प्लीमेंट होगा 2 फेजेस में। पहला है दूधान डैम कॉम्प्लेक्स और इसके अपोरेंटिस जिसका लो लेवल टनल है, हाई लेवल टनल है, केन बेटवा लिंक चैनल है। पावर हाउसेस है जो कंप्लीट करे जाएंगे। फेज़ 2 की बात करें तो लोअर और डैम भी है यहाँ पे। बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, कोथा बैरेज है जो कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। तो सेंटर ने क्रिएट करा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का, वो इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट 8 ईयर्स में और यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी 90% रहेगी टोटल कॉस्ट की। अगर बात करें यहाँ पे इस बॉक्स में तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, 1982 में आई थी। ऑटोनॉमस सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। फंक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का यहाँ पे इनिशियली प्रपोज करती है, कैरी आउट करती है वाटर बैलेंस और अदर स्टडीज़ जो साइंटिफिक और रियलिस्टिक बेसिस पे है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है वाटर रिसोर्सेज का पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। फंक्शंस की बात करें मैनेज करता है 3 कॉम्पोनेंट NRLP का,
कंप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट जो होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एक्ट एक रिपोजिटरी है बोरोड फंड या लोन्स जो बैंक से या बड़े सारे इंस्टीट्यूशन से हैं, इसका एक्सेप्शन होता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट जो प्रपोज कर रहे हैं इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक, तो यहाँ पे पहला है मानस संकोच तीस्ता गंगा, सेकंड है कोशी घाघरा, थर्ड है गंडक गंगा, फोर्थ है घाघरा यमुना, फिफ्थ है आपका शारदा यमुना। इसका हम मैप पे भी लोकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से समझना है। तो मानस जो है, मानस संकोच तीस्ता गंगा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में ही है। मानस जो है आई थिंक फर्स्ट ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये रेड में जो लाइन बन रही है आपका, ये पूरी जो रेड में लाइन है यू शेप की जो नॉर्थ ईस्ट से जाता हुआ जा रहा है, ये है पहला। कोसी घाघरा की बात करें जो सेकंड है आपका, वो ऊपर है गंगा के ऊपर। आप देखो तो कोसी जो है, कोसी नदी जो बिहार में बहती है, जिसको सौरव बिहार भी बोलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 मिनट बाद शायद क्लियर हो जाए, इतनी ही क्लियर इमेज है, इसको हम देख लेते हैं। कोसी जो रिवर आपको दिख रहा होगा बिहार की तरफ है। इसके अलावा थर्ड गंडक गंगा है, तीसरी जो है गंडक गंगा। आप देखो तो ये रहा यहाँ पे जो आप देख रहे हो घाघरा के पास जो बिहार में बहती है, भी उत्तर प्रदेश से निकलते हुए। यहाँ पे अगर बात करें शारदा यमुना, पांचवी जो है शारदा यमुना, तो शारदा आप देख सकते हो, यमुना जो है, यमुना बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की, आप सबको को पता है। 6 है यमुना राजस्थान, 6 है यमुना राजस्थान, तो राजस्थान के लिए तो जाते हैं हम। कहाँ गया ये रहा, तो आप देख सकते हो यमुना जो है जा रही है मिल और राजस्थान में जा रही है। ठीक है, ये लिंकिंग प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो ट्रांसफर हो। अच्छा, इसका मेजर यही है लिंक करना, आप देख सकते हो। बाकी भी पूरा सिस्टम है इसका पेनिनसुला का भी, पॉज करके आप देख सकते हो। मेन जो मकसद है कि सबको पानी मिल जाए, पानी की दिक्कत ना हो। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है आइडिया इंटरलिंकिंग का प्रपोज करा था 1850s में, बहुत पुराना है ये, आर्थर कॉटन ने, और इनने रिवाइव करा था 1972 में के.एल. राव ने, इंडिया के मिनिस्टर है पावर और इरिगेशन के। सब्सिक्वेंटली जो टोटल है 30 रिवर लिंक्स का वो आइडेंटिफाई हुआ था NRLP, जिसको बुलाता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ये इन्विसाज करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह, वेयर देयर इज फ्लडिंग टू वाटर डेफिशिएंट बेसिन, जहाँ पे वाटर की बहुत दिक्कत है वहाँ पे ये करता है। मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है जो इंटर बेसिन ट्रांसफर देखती है वाटर का। और ये 3 कंपोनेंट पे होते हैं, नॉर्दर्न हिमालयन रिवर इंटरलिंकिंग कंपोनेंट, सेकेंड है सदर्न पेनिनसुला कंपोनेंट, थर्ड है इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग कंपोनेंट, और लास्ट पॉइंट है इसका जो प्रोजेक्ट है वो जनरेट करेगा आपका 30 रिवर लिंक और 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर बना देगा। कैनल नेटवर्क होगा जो 15,000 किलोमीटर का होगा, जनरेट करता है गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि क्रिएट कर सकता है 87 मिलियन एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड, ट्रांसफर करता है 174 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर हर साल। नेक्स्ट न्यूज़ है जल जीवन मिशन अर्बन। तो जल जीवन मिशन अर्बन अनाउंस करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अर्बन यूनियन बजट में 2021-22 का। फीचर्स क्या है इसके, डेवलप करता है इन विलेज पाइप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट होता है रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, और आर्ग्यूमेंट करता है एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाटर सप्लाई सिस्टम को। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट होता है यूटिलिटीज़ का, वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज़ का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, सर्वेलेंस, R&D, नॉलेज सेंटर, बड़ी सारी चीज़ों का। ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, उसके बाद फंडिंग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है यूनिवर्सल कवरेज होगा वाटर सप्लाई हर हाउस होल्ड को, जो 4378 स्टैचुटरी टाउन्स में होता है इन अकॉर्डिंग्स विद SDG 6/2024। सिक्योर करता है टैप एंड सीवर कनेक्शन, ब्रिज करता है एस्टिमेट गैप जो है इसका 2.68 करोड़ का है इसका अर्बन हाउस होल्ड फंक्शनल वाटर का। टैप कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है 2.64 करोड़, सीवर कनेक्शन जो 500 अमरूद सिटीज़ में होता है
JJMU प्रोवाइड करता है सर्कुलर इकोनॉमी, वाटर की डेवलपमेंट करता है, सिटी वाटर बैलेंस, और हर सिटी में फोकस करता है रिसाइकल रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज, रेजुविनेशन वाटर बॉडीज़, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे PPP मॉडल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंडेटरी करता है सिटीज़ को कि जिनके पास जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है कि वो PPP मॉडल ले, जिसमें मिनिमम 10% टोटल प्रोजेक्ट फंड एलोकेशन होना चाहिए। इसके अलावा लेवरेज जो लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी की है, वो आपका टेक्नोलॉजी सबमिशन होना चाहिए वाटर के लिए, मास अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, और यहाँ पे IEC कैंपेन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन। एक पेयजल सर्वेक्षण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए जो 10 सिटीज़ में कंडक्ट करना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज वेस्ट वाटर का मैप करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी और क्वालिटी कितना है वाटर का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि जो लर्निंग है वो एक्सटेंड होगी अमृत सिटीज़ में, फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ और रिड्यूस करता है नॉन रेवेन्यू वाटर, ये बिलो 20% जो रहता है, प्रमोट करता है ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को और बड़ी सारी चीज़ों को, रेस फंड करता है म्यूनिसिपल इशू करता है म्यूनिसिपल बॉन्ड को। नॉन रेवेन्यू वाटर एक डिफरेंस रहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है और वॉल्यूम जो कि बिल्ड होता है कस्टमर्स को। इसके अलावा जल जीवन मिशन जो है रूल की बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जल शक्ति मंत्रालय के अंडर। इसका एम ये था कि 55 लीटर जो है वाटर हर इंसान को मिलेगा पर डे हर हाउस होल्ड में, और हिंदी में इसका स्लोगन था हर घर नल से जल। ठीक है, तो ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से भी रहता है और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2024 तक आपका पूरा हो जाएगा ये जो एम है इसका। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब एक टैप कनेक्शन जो रूरल हाउस होल्ड से कनेक्ट कर रहा है, जो कि प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी रेगुलर बेसिस पे। जनरली अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे जो पानी है वो नल का नहीं होता, वो आपका हैंडपम्प का होता है, तो इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। 3.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराएगा FTWC जिस टाइम से मिशन लॉन्च करा था, और ये कवर करता है 34% टारगेटेड हाउस होल्ड जो कि 65.5 मिलियन जो रूरल एरियाज में उनके। इसके बाद तो हमने सारा कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन है इसका। नेशनल वाटर मिशन जो है NWM जल शक्ति ने कोलैबोरेट कर रहा है नेहरू वायु केंद्र संगठन, जिसका नाम एब्रिविएशन है NYKS। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स ने रिसेंटली लॉन्च कराया JSA सेकेंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। और अगर बात करें जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन लॉन्च ने जो ये लॉन्च करा, इसका टैगलाइन था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो इसका सिंपल मतलब है कि जब बारिश आएगी तो पकड़ो और जहाँ फॉल हो रही है जहाँ पे भी बह रही है। और ये स्टार्ट होगा 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो क्रिएट करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो कि सूटेबल होगा क्लाइमेट चेंज के लिए और सब सॉइल स्टार्टा में। ये फैसिलिटेट करता है बड़ी सारी एक्टिविटी जो टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है RWHS। इससे रिक्वेस्ट करिए कि ओपन करे रेन सेंटर्स को हर डिस्ट्रिक्ट में, कोलैबोरेट करती है और यहाँ पे कलेक्टर्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो भी वर्क करते हैं। कोलैबोरेशन NYKS जो एक स्टेप है जो इंगेज करता है लोगों को ग्रास रूट लेवल पे ताकि वो इफेक्टिव कैंपेनिंग करे। IEC एक्टिविटीज़ का जो इम्प्लीमेंट करे कैंपेन को, एक्टिविटीज़ ली जाती है उस कैंपेन के अंडर जो बड़ी सारी हैं। पहला है ड्राइवर्स को वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाते हैं और रूफटॉप
RWHS और ये डैम को चेक करता है। सेकेंड है रिमूव करता है इंक्रोचमेंट और डी स्लिटिंग टैंक्स का, इंक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी, रिमूव करता है ऑब्स्ट्रक्शन जितने भी चैनल्स में, और ये वाटर को कैचमेंट एरियाज तक लाता है। लास्ट पॉइंट है रिपेयर करता है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे स्टेप वेल्स हो गया या डिफंड बोर वेल्स हो गए और ओल्ड वेल्स हो गए जो वाटर को एक्वाफायर्स में लेके आते हैं। इसके अलावा हमें ये समझना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली अक्यूमुलेशन होता है, स्टोरेज होता है रेन वाटर का, ताकि उस वाटर को हम रीयूज़ कर ले ऑन साइट में, रादर देन उसको बस बहने दे। जो बारिश का पानी आ रहा है एक जगह इकट्ठा होता है और उसको रीयूज़ कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे मेथड भी होते हैं, एक तो रूफ टॉप है जिसका मेथड वाटर को कलेक्ट करा जाता है टेरेस पे या रूफ टॉप पे बिल्डिंग के, और ये बेस्ट अप्लाइड है रेजिडेंशियल एरिया में, टाउन्स के और सिटीज़ में। इसके अलावा सरफेस रूफ ऑफ भी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मेथड यूज़ होता है, कलेक्ट करता है रेन वाटर जहाँ से वो ओपन स्पेसेस में फ्लो होता है, जैसे रोड्स हो गया, ग्राउंड्स हो गया, हिल्स हो गया। ये वाटर स्टोरेज अंडरग्राउंड और ये यूज़ रहता है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे वाटरिंग हो गया, गार्डन हो गया, रोड साइड ट्रीज हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया। इसके अलावा रिचार्ज पिट्स जो लार्ज टैंक शेप को यूज़ करता है, डक करता है स्टोरिंग वाटर को, यूजुअली एडजेसेंट रहता है हिल्स की तरफ, और ये फील्ड में देखता है जितने भी चीज़ों को, और यहाँ पे आपका इरिगेशन यूज़ होता है, और इसका नाम से ये पता चलता है, ये एडवांटेज को ऐड करता है रिचार्जिंग द एक्वाफायर्स। गली प्लग्स की बात करें, ये स्मॉल पिट्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं ओपन एरिया में, जहाँ पे रेन वाटर लाइकली फ्लो होता है। ये इंश्योर करता है रेन वाटर सेव हो बहुत सारी साइट्स पे। कॉन्ट्यूर का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्यूर सिमिलर गली प्लग्स होते हैं जो नैरो होते हैं, पर उनके जो बैंड्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं उनके। यहाँ पे हम बस इसकी बात करने वाले हैं, पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं RWHS का, रेन फॉरेस्ट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा ना स्ट्रक्चर का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वाटर की वेस्टेज नहीं होती, रीयूज कर रहे होते हैं, सॉइल इरोजन कम होता है, ग्रीन कवर बढ़ता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट देखिए, बायोडाइवर्सिटी समझ लेते हैं, फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी बहुत होती है। इकोनॉमिकली इसका लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है लार्ज डैम्स का। रिक्रिएशन टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, फुलफिल करता है डिमांड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का, रेन फेड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है ये। अदर बेनिफिट क्या है, वाटर ट्रीटमेंट और फ्लड मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हो जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब इकोलॉजिकल रीजन देख लेते हैं और ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में जो ऊपर है नॉर्थ में, वहाँ पे जिंक एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता है। वेस्टर्न हिमालय में आपका कुल नावला खत्तरी ये टेक्टिक्स यूज़ होती है। ईस्टर्न हिमालय में अपातनी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है, आप देख लो ना। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में जाबो होता है। ब्रह्मपुत्र वैली में आपका दोंग्स डंग्स या जमोइस हो सकता है। इंडो गंगेटिक की बात करें, आहस पाइंस बंगाल इंडोएशियन चैनल्स होते हैं। थार डेजर्ट में आपका कुंस नाडी झलारस पार टंकास, आपने सुना होगा टंकास कांडियास ये सब। सेंट्रल हाईलैंड में तालब बंदिस सजा कुआ, बड़ी सारी चीज़ें। ईस्टर्न हाईलैंड पे मुंदास भंडाज। डेक्कन प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे कोली टैंक्स है, चेराऊ है, रामटेक मॉडल है। वेस्टर्न घाट्स की बात करो तो सुरंगम है। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करो तो वीरदास है। ईस्टर्न घाट्स की बात करो तो कोरम्बू है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करो तो ओरानीज है। और आइलैंड की बात करो जैक वेल्स है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सस्टेनेबल फूड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला नेशनल डायलॉग हुआ है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम पे, एग्री फूड सिस्टम पे। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। एक्सप्लोर करता है नेचुरल पाथवेज जो क्रिएट करता है सस्टेनेबल इक्विटेबल फूड सिस्टम। डायलॉग कंडक्ट कराता है एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो कि प्रिकसर है फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट जो हेल्ड हुआ था सितंबर 2021 में। स्ट्रैटेजाइज करता है एक्शन जो चेंज किया होता है ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम में। समिट फोकस करता है पाथवे जो शेप करता है फूड सिस्टम को नेशनली और ग्लोबली, एक्सेलरेट करता है प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ।
ये समिट जो है प्लान है, पार्टिसिपेटरी है, कंसल्टेटिव है, जो 5 एक्शन ट्रैक्स को देखता है। पहला है एक्शन ट्रैक फर्स्ट, जो इंश्योर करता है सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड फॉर ऑल। सेकंड है शिफ्ट करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। थर्ड है बूस्ट करता है नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन। फोर्थ है एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड को देखता है। और एक्शन ट्रैक करता है 5, जो बिल्ड करता है रेजिलियंस वनरेबल शॉक और स्ट्रेस के लिए। इंडिया ने वॉलंटियर करा है एक्शन ट्रैक के लिए 4 के लिए। एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड है समिट के लिए, बट इंडिया का पार्टिसिपेशन बड़े सारे एरिया में देखा गया है। डायग्राम की बात करते हैं, इम्पैक्ट क्या हुआ है सस्टेनेबल फूड सिस्टम का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, प्रॉफिट आ रहे हैं, जॉब इनकम्स आ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू और फूड सप्लाई है, इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है। सोशल इम्पैक्ट्स में क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है जेंडर, यूथ, इंडिजिनियस पीपल का, और न्यूट्रिशन हेल्थ बढ़ता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में क्या है, ग्रीन ग्रोथ है, एसएफएस है, इको सोशल प्रोग्रेस है, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, ये सब कम हुआ है। वाटर हेल्थ जो है आपका, सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, एनिमल प्लांट हेल्थ और भी बड़ी सारी बायोडाइवर्सिटी जैसी चीज़ें अच्छी हुई है। तो उसका ये है। आगे बात करते हैं सस्टेनेबल फूड सिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम एक सिस्टम है, फूड सिस्टम, जो कि डिलीवर करता है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन हर तरीके से। यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल रहता है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट रहता है सोसाइटी के लिए, सोशल सस्टेनेबल है, पॉजिटिव है आपका नेचर के लिए, और फ्यूचर जनरेशन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, मतलब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है इसीलिए। ठीक है, तो आप इसको आप याद रख सकते हो कि कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था ये डायलॉग, और क्या इसके गोल्स है, ये भी पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, इंटरनेशनल इफेक्ट्स क्या है सस्टेनेबल फूड सिस्टम पे। FAO UNEP सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ था 2011 में, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ये इम्प्रूव करता है, पहला ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, सेकंड करता है पोल्यूशन को कम करता है फूड सिस्टम में, और एड्रेस करता है इशू ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फूड एंड लैंड कोलिशन ये क्या है, एक सेल्फ गवर्निंग कोलिशन है जो कंपोज करता है 30 ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी ताकि वो ट्रांसफॉर्म करे ग्लोबल फूड को और लैंड यूज सिस्टम को। इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसका जो इनिशिएटिव है वो डायरेक्शन की तरफ जाता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम की तरफ। यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो कि आपका एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेम्यूनेटिव बनाती है, और यहाँ पे 8 मिशन आते हैं नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में 2008 से ही, और ऑपरेशन में है 2014 से 15 तक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो ये सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस लाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना का एम ये है, प्रमोशन करता है कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, और यहाँ पे वेरीफाइड चीज़ें होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। लास्ट जो न्यूज़ है इसके बाद मैं ओवर कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है ये ऑलरेडी। ये है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में। पहला है सोलर आउटशाइंस विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी। न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा के हिसाब से जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 38,794 मेगावाट, वाइल जो टोटल विंड पावर है वो आपकी 38,000 है। तो विंड पावर और सोलर पावर में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कंपैरिजन कराया जा रहा है 10 साल से पहले। सोलर सेगमेंट के पास कैपेसिटी 18 मेगावाट की थी, पर जो विंड पावर की कैपेसिटी थी, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो 13,000 मेगावाट की है। तो बहुत टाइम में सोलर एनर्जी ने या सोलर पावर ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया था। इंडिया ने टारगेट करा है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, जहाँ पे 100 गीगावाट होगी सोलर पावर की। इंडिया एस्पायर करता है कि वो अचीव करे 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2030। हाउएवर एक कंसर्न है क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना पे सोलर सेल्स की वजह से, और मॉड्यूल्स जो चाइना अकाउंट करती है 80% इम्पोर्ट्स के। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है PLI स्कीम, जो सोलर
फोटोवोल्टिक सेल्स का है। रिन्यूएबल एनर्जी का ब्रेकअप समझ लेते हैं हम। सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखो सोलर सबसे ज़्यादा पहला है, उसके बाद आपका विंड आता है, फिर बायोमास, फिर स्मॉल हाइड्रो। तो इसमें यही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सोलर गीगावाट क्लब। ये क्या है? 9 अफ्रीकन नेशन है जो ट्रैक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं गीगावाट क्लब को। गीगावाट क्लब एक अनऑफिशियल टैग है नेशंस का, जहां पे इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोड्यूस करती है 1 गीगावाट सोलर पावर का। करंटली 37 कंट्रीज है जो पार्ट है सोलर गीगावाट क्लब का, जिसमें इंडिया भी आता है। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, तेलंगाना में रामागुंडम एक जगह है, वहाँ पे सेटअप हुआ है। इसकी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट की है और ये ओपन होगा, मतलब हो चुका है अभी तो मई में। ये कमीशन कराया गया था एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, फोटोवोल्टिक पैनल्स है जो डिप्लॉयड होती है सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। ये कंसिडर करती है वायबल ऑल्टरनेटिव लैंड बेस्ड सोलर एरीज। ऑल्सो ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जिसमें 600 मेगावाट कैपेसिटी है। सेटअप होती है ओमकारेश्वर डैम पे, नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे अगर बात करें तो जो फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट है राजस्थान में, राजस्थान का रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है RRECL, वो कमीशन कर रहा है कंट्री का फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो PM कुसुम के अंदर आता है। कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महा अभियान जयपुर में PM कुसुम लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जो इंस्टॉल करता है सोलर पंप्स, ग्रिड कनेक्शन, सोलर और अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जो फार्मर्स के लिए है। इसका मेजर जो ऐड है वो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे करता है। 25,750 मेगावाट 2022 तक। गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो आर्गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है यूनिफाइड पोर्टल गोबर्धन स्कीम के अंडर। तो स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर करता हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो मस्त। रिसोर्सेज धन गोबर्धन स्कीम में आपका न्यू यूनिफाइड अप्रोच है। जितने भी बायोगैस प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन के अंडर रहती है, ग्रामीण। गोबर्धन स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ SBMG। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अचीव करता है ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रैटेजी, सपोर्ट करता है विलेजेस, इफेक्टिवली मैनेज करता है कैटल डिग्रेडेबल वेस्ट को। स्कीम फोकस करता है कि वो विलेज को साफ सुथरा रखे, इंक्रीज करे उनकी इनकम और जनरेट करे एनर्जी को कैटल वेस्ट से। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज जो है E3 सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसी की बात कर लेते हैं। E3 सर्टिफिकेशन स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आया था। इसका एम है कि ये टैप करता है ह्यूज एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल सेक्टर में जो रहता है। ये अडॉप्ट करता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज जो कि एनर्जी एफिशिएंट होती है और ब्रिक्स यूजफुल होते हैं, कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का है ECBC। ब्रिक्स सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 0.7% GDP का और ये ऑफर करता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन होता है 1 करोड़ से ज़्यादा तक का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC मिशन है नेट ज़ीरो पे। कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री का है जिसने लॉन्च करा था IGBC मिशन ऑन न्यू नेट ज़ीरो, ICBC मिशन ऑन नेट ज़ीरो, जो कि बात करता है इंडिया अचीव करे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2050। नेट ज़ीरो मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी, जहाँ पे स्टेट जो है वो क्या करे कि कंट्री के जो एमिशन है उसको कंपनसेट करे बाय अब्जॉर्प्शन और रिमूव करे ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर से। IGBC एक पार्ट है CII, उसका विजन ये इनेबल करता है सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरनमेंट का और यहाँ पे फैसिलिटेट करे इंडिया को कि वो पार्ट बने ग्लोबल लीडर्स का सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरनमेंट पे 2050 पे। CII एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल लेड, यहाँ पे आपका बड़ी सारी चीज़ है, एक मिनट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है इंडिया का डेवलपमेंट प्रोसेस। 1895 से इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट की बात करें, ये नया लो कार्बन रेंज है कंक्रीट का जो कि इंट्रोड्यूस करा है हाई परफॉर्मिंग सस्टेनेबल
करिकुलम कंस्ट्रक्शन कंप्रोमाइज़ करता है 30 to 50% लोअर एम्बॉयडेड कार्बन कंटेंट का एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंक्रीट। इसमें सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी होती है और ये फिनिश करता है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल कंक्रीट। डच इंडियन वाटर अलायंस जो लीडरशिप इनिशिएटिव है दिवाली प्लेटफॉर्म, इसका एब्रीवेशन बहुत ही अच्छा है, आप आराम से याद कर सकते हो, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। ये प्लेटफॉर्म डेवलप करा गया था ताकि वो इनेबल करे इंडिया और नीदरलैंड को कि वो पार्टिसिपेट करे वाटर रिलेटेड चैलेंजेस पे, एक्सप्लोर करता है पोटेंशियल और सस्टेनेबल डच सोल्यूशन जो कि रिजॉल्व करता है स्पेसिफिक वाटर चैलेंज इंडिया में जो चल रहे हैं, जैसे स्केलेबल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया। कार्बन वॉच की बात कर ले, चंडीगढ़ पहला यूटी बन गया है, यह पहला स्टेट बन गया है इन इंडिया में ताकि वो मतलब वो लॉन्च करे कार्बन वॉच। कार्बन वॉच क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो असेस करता है कार्बन फुटप्रिंट इंडिविजुअल का। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, एक टोटल अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का जो एक जिसमें आती है आपका CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ये जनरेट होती है एक्शन के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल के एक्शन जो है ये पीपल के जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ सिटीज़न के हैं वो उसको देख के ये एम रखा गया है ताकि उनको एक्सेसिबल हो कि कितने वो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और लॉन्ग कि वो कैसे वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है कि कैसे आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है भारतीय प्रकृति कृषि पदार्टी, तो PKP भारतीय प्राकृतिक कृषि पदार्टी, ये इंट्रोड्यूस है एक सब स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि प्रमोट करती है ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस जिसमें नेचुरल फार्मिंग आती है। PKP एक्सक्लूड करती है सिंथेटिक क्लाइमेट इनपुट्स के और प्रमोट करती है फार्म बायोमास रिसाइकल। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है 12,200 हेक्टेयर की होती है 3 साल के लिए और स्कीम के अंडर प्रोवाइड करती है। नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैन्योर जैसे कॉम्पोजिट वर्मी कॉम्पोस्ट हो गया, काउ डंक हो गया, और नेचुरल फार्मिंग केमिकल यूज़ नहीं करता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। आप सबको पता है जो चीज़ होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ नहीं करता जो सॉइल में एड होती है। लॉज ऑफ नेचर अप्लाइड होते हैं जैसे पहले होती थी। यहाँ पे लास्ट न्यूज़ जो है इसके बाद हम ओवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। डायरेक्ट सीड राइस DSR टेक्निक है। डायरेक्ट सीड राइस रेफर करता है प्रोसेस जो स्टैब्लिश करता है राइस क्रॉप। सीड सोइंग फील्ड में होता है रादर देन ट्रांसप्लांटिंग जो सीडिंग होती है नर्सरी से। डायरेक्ट सीडिंग डन हो मतलब की जा सकती है जब आप सो कर रहे हो, जो प्री जर्मिनेटेड सीड होती है पॉटेड सॉइल में, और पॉटेड सॉइल मतलब यहाँ पे जो वेट सीडिंग होती है, और स्टैंडिंग वाटर पे भी हो सकती है वाटर सीडिंग, या प्रिपेयर कर सकते हैं सीड बेड ड्राई सीडिंग। DSR मेथड लेबर को बचाता है, पानी कम मांगता है, लेस ड्यूरेटरी होती है, अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। अदर मेथड्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथोलॉजी है जो कि इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी इरिगेटेड राइस का और चेंज करता है मैनेजमेंट प्लांट सॉइल वाटर न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली जो एलिसिड होती है ज़्यादा उसमें रूट ग्रोथ होती है। राइस प्रोडक्शन को एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाता है और सीड रिक्वायरमेंट देखता है, वाटर सेविंग का देखता है, रिड्यूस करता है केमिकल फर्टिलाइजर को, इंक्रीज करता है ग्रेन यील्ड चीज़ों को।